बिहार न्यूज़ में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 28 मार्च 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर रहे हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। सूचना यह है कि अब आप केडीबी लाइव की खबर केडीबी लाइव ऐप में देख सकते हैं। यह केडीबी लाइव ऐप में मात्र 1 मिनट में खबर दिखाई जाती है, वो भी पूरे बिहार की किसी भी खबर को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप केडीबी लाइव ऐप में मात्र 1 मिनट में देख सकते हैं। अगर उसी खबर को आप यूट्यूब या फेसबुक में देखते हैं तो आपसे वहां पर 3 से 4 मिनट या 5 मिनट ले लिया जाता है, लेकिन केडीबी लाइव ऐप में मात्र 1 मिनट में खबर दिखाई जाती है। तो आप अभी जाइए प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा, केडीबी लाइव लिख करके आ जाएगा, उसमें इंस्टॉल कीजिए और उसमें अपना अकाउंट बना लीजिए। अकाउंट बनाने से आपको फायदा ये होगा कि आप खुद से भी खबरों को पोस्ट कर सकते हैं, यानी कि दूसरे की खबरों को देख भी सकते हैं, जैसे कि फेसबुक में खबर को देखते हैं और खुद से पोस्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से सेम आप केडीबी लाइव ऐप में भी दूसरे की खबर को देख सकते हैं और खुद से भी खबरों को पोस्ट कर सकते हैं, और किसी भी खबर को, बिहार की किसी भी खबर को 1 मिनट में देख सकते हैं। तो आप अभी जाइए प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए, केडीबी लाइव आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और अपना अकाउंट बना लीजिए। तो फिर चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों जदयू से आरजेडी में आई बीमा भारती को पूर्णिया सीट से आरजेडी ने टिकट दिया है। लालू प्रसाद यादव ने पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया है। जब बीमा भारती ने पूर्णिया में इस बात का खुलासा भी किया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने उन्हें सिंबल दे भी दिया है। अब वो आरजेडी की टिकट पर पूर्णिया से चुनाव लड़ेगी। जब 3 अप्रैल को वो नॉमिनेशन करने जा रही है। इस बीच बीमा भारती ने पप्पू यादव को लेकर के कहा कि पप्पू यादव महागठबंधन के नेता है, वो हमारे चुनाव प्रचार में साथ रहेंगे। पूर्णिया की जनता पर पूरा विश्वास है कि वे इस बार हमें मौका देगी। एक तरफ बीमा भारती आरजेडी की ओर से टिकट मिलने का दावा कर रही है, तो वहीं पर पप्पू यादव भी किसी भी कीमत पर पूर्णिया से चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। जब पूर्णिया में होली मिलन समारोह में वहां की जनता को संबोधित करते हुए पप्पू यादव ने कहा है कि वे किसी भी कीमत पर पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। जब 20 साल पहले उन्होंने जो गलती की है वे दोबारा गलती नहीं करेंगे। पूर्णिया से वे चुनाव जरूर लड़ेंगे। देश में रहने वाले सभी नागरिक जो खुद का अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उन सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ऐसे में अगर आप कुछ भी गिरवी रखे बिना 50,000 रुपए से लेकर के 10 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं, जहाँ लोन को चुकाने के प्रावधान भी काफी आसान है, ताकि अभ्यर्थी को ज्यादा परेशानी का सामना न करना पड़े। जब मोदी सरकार ने साल 2015 में ऐसे लोगों के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत देश भर में लाखों लोग आसान किस्तों पर कर्ज उठा करके अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं। जहाँ ऐसे लोग खुद तो कमाई कर ही रहे हैं, साथ ही अन्य लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं। जब पीएम मुद्रा लोन योजना के इच्छुक लोगों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जब अपना कारोबार करने के इच्छुक लोग ऑनलाइन आवेदन करके लोन प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए पीएम मुद्रा लोन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और फिर निर्देश अनुसार जानकारी मुहैया करानी होगी। जब तमाम तरह की औपचारिकता को पूरा करने के बाद आप 50,000 से लेकर के 10 लाख रुपए तक का लोन लेने के लिए योग्य होंगे। जब लोन की राशि में कोई भी हेराफेरी ना कर सके, इसे देखते हुए ऑनलाइन ही ऋण की यानी कि लोन की रकम अभ्यर्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है। इससे लोन की पूरी राशि लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंच जाता है। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना की शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी ने की थी। इस योजना के माध्यम से देश में रहने वाले सभी युवा जो खुद का नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो फिर उन सभी युवाओं को इस योजना के माध्यम से नए बिजनेस को खड़ा करने के लिए लोन दिया जाता है। और ये लोन 50,000 रुपए से लेकर के 10 लाख रुपए तक है। पीएम मुद्रा लोन योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जहाँ युवाओं को सीधे बैंक खाते में पीएम मुद्रा योजना के तहत 10 लाख रुपए का लोन दिया जाता है, ताकि युवा खुद का व्यवसाय शुरू करके आत्मनिर्भर बन सके और स्टार्टअप के लिए अनुकूल माहौल बना सके। अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, यानी कि लोन लेना चाहते हैं, तो आपके लिए कुछ दस्तावेज होने चाहिए आपके पास, जैसे कि आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और खुद का फोटो, बस इतना ही होनी चाहिए। उसके बाद आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, यानी कि लोन लेकर के खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। दोस्तों बिहार में मौसम लगातार करवट ले रहा है। कई जिलों में बारिश के चलते किसानों और फिर आम लोगों को परेशानी हो रही है। वहीं अब मौसम विभाग ने ताजा अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार के 6 जिलों में बारिश के आसार हैं। इन जिलों में किशनगंज, अररिया, भागलपुर, पूर्णिया, पटना और फिर गया के कुछ स्थान शामिल है। यहाँ लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया है। मौसम विभाग ने लोगों को चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अलर्ट के मुताबिक सतर्क और फिर सावधान रहें। यदि आप खुले में हैं तो फिर जल्द ही किसी पक्के मकान की शरण लें। ऊंचे पेड़ और बिजली के खंभों से दूर रहें। किसान अपने खेतों में ना जाएं और फिर मौसम सामान्य होने की प्रतीक्षा करें।
दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पहले चरण के लिए नामांकन का आखिरी दिन है, लेकिन अब तक बिहार में महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। जहां सीट शेयरिंग को लेकर के लगातार कांग्रेस और आरजेडी के बीच बातचीत चल रही है। जहां पटना से लेकर के दिल्ली तक बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन अब तक गुड न्यूज नहीं निकल पाई है। दिल्ली में 26 मार्च की शाम कांग्रेस नेताओं और तेजस्वी यादव की बातचीत हुई और संभावना है कि आज किसी भी वक्त सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आ सकता है। आखिर आरजेडी कांग्रेस एक सीट के लिए क्यों तरस रही है, इसकी कहानी बेहद ही दिलचस्प है। आपको बता दूं कि कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन 25 साल से ज्यादा पुराना है, लेकिन साल 2024 आम चुनाव के लिए कांग्रेस ने पहले ही दर्जन भर सीटों पर दावा ठोक दिया था, लेकिन लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की रणनीति ने अब कांग्रेस को 6 सीटों के ऑफर के साथ बैकफुट पर ला दिया है। लालू प्रसाद यादव लगातार आरजेडी उम्मीदवारों को सिंबल बांट रहे हैं, जबकि इंडिया गठबंधन में अब तक सीट शेयरिंग का ऐलान नहीं हुआ है। आरजेडी की रवैये से कांग्रेस नाराज है, लेकिन उसके पास साहस नहीं है कि वे आरजेडी के फैसले के खिलाफ जा सके। यह सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान को इसमें दखल देना पड़ा है, तब जाकर के 6 सीटों से बढ़कर के 8 सीटों तक पहुंची है। हालांकि अभी भी कई सीटों को लेकर के सस्पेंस बना हुआ है और फिर आधिकारिक ऐलान होने तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। इंडिया गठबंधन के हालात ऐसे बन गए हैं कि अगर कांग्रेस को उसकी डिमांड वाली लोकसभा सीट नहीं मिली तो फिर कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट भी हो सकती है। कांग्रेस इसके लिए भी तैयार है। जब पूर्णिया लोकसभा सीट को लेकर के भी विवाद है, अगर फ्रेंडली फाइट होती है तो फिर ये पहली बार नहीं होगा। इससे पहले भी कांग्रेस और फिर आरजेडी में फ्रेंडली फाइट हो चुकी है। जब कांग्रेस और आरजेडी पहली बार साल 1998 चुनाव के साथ मिलकर के मैदान में उतरे थे, उसके बाद से कई बार गठबंधन पर संकट आया, लेकिन इसके बावजूद भी गठबंधन चलता रहा। साल 2009 आम चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़े थे, तो फिर कुछ चुनाव में फ्रेंडली फाइट भी देखने को मिल रहे थे। दोस्तों, देश का गरीब आदमी जो अभी मेहनत मजदूरी करके किसी तरह अपना पेट भर लेता है, उसका शोषण ना हो, इसके लिए देश में अभी न्यूनतम मजदूरी की व्यवस्था है। इसके हिसाब से खेतिहर मजदूर की दिन दिहाड़ी से लेकर के मनरेगा के तक काम करने वाले मजदूरों का मेहनत आना तय होता है, लेकिन न्यूनतम मजदूरी का ये हिसाब किताब जल्द बदल सकता है। यह सरकार इसकी तैयारी कर रही है, तो चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। दरअसल सरकार देश में न्यूनतम मजदूरी की बजाय लोगों के गुजारा करने लायक मेहनताना की व्यवस्था करने के पक्ष में है। इस संबंध में सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की मदद भी मांगी है, ताकि सरकार तकनीकी तौर पर इसे कैसे लागू करे, इसके बारे में पुख्ता तैयारी कर सके। अगर सरकार नई व्यवस्था लाती है तो फिर किसी व्यक्ति के लिए मेहनतानों का आधार रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और फिर स्वास्थ्य जरूरतों पर होने वाले खर्च को बनाया जाएगा। जो हर सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए वहां आने वाले खर्च के हिसाब से मेहनताना तय होगा। मौजूदा व्यवस्था में लेबर प्रोडक्टिविटी और फिर स्किल को आधार बनाया जाता है। जो अभी देश में 176 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी मिनिमम वेज होती है। साल 2017 से इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। जब ये देश में वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन को भी सही तरीके से नहीं बना पाती है। माना जा रहा है कि देश में नई व्यवस्था आने से लोगों को पहले से अधिक मेहनताना मिलने लगेगा। भारत में फिलहाल 50 करोड़ से ज्यादा लोग दैनिक मजदूरी पर गुजारा करते हैं। इसमें 90% से ज्यादा असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं। मजदूरी को लेकर के तय होने वाले नई व्यवस्था से असंगठित क्षेत्र के मजदूर को बड़ा लाभ मिलने की संभावना जताई जा रही है। वहीं इसका एक और फायदा ये होगा कि ये अलग अलग सेक्टर में काम करने वाले लोगों के बीच वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा बेहतर बना सकता है। दोस्तों, बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर मतदान करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने फुल प्रूफ तैयारी कर ली है। मतदाताओं को वोटिंग के लिए अधिक समय कतार में नहीं खड़ा होना पड़े, इसके लिए बूथों की संख्या अधिक बनाई जाई है। यह बिहार के एक बूथ पर मतदाताओं की संख्या 1000 से कम है। राज्य में यानी कि बिहार में एक बूथ पर औसतन 987 मतदाता मतदान करेंगे। लोकसभा चुनाव में निर्धारित मानकों के अनुसार एक बूथ पर 1500 मतदाताओं को मतदान कराने का प्रावधान है। आयोग ने चुनाव से पहले ही राज्य के 459 ऐसे बूथों को चिन्हित कर लिया है, जहाँ पर मतदाताओं की संख्या 1500 और फिर उससे अधिक है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास ने घोषणा पत्र के साथ बताया है कि राज्य में 447 बूथ ऐसे हैं जहां पर मतदाताओं की संख्या 1500 से अधिक है। साथ ही राज्य में 12 ऐसे बूथ थे जहां पर मतदाताओं की संख्या 1600 से अधिक थी। ऐसे सभी बूथों पर अतिरिक्त बूथ बनाए गए हैं, जिससे मतदाताओं को मतदान करने में कम समय लगेगा। भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने 3 राज्यों के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इन तीनों लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शामिल किया गया है। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची में कई ऐसे नाम है जिन्हें टिकट तो नहीं मिला, लेकिन वे इस सूची में शामिल है। बिहार से असुबनी चौबे भी स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल है, जबकि सैयद शाहनवाज हुसैन भी अन्य चुनाव की तरह इस चुनाव में भी स्टार प्रचारकों की
सूची में शामिल है। जब प्रमुख केंद्रीय नेताओं के अलावा बिहार से सुशील कुमार मोदी, मंगल पांडे, संजय जायसवाल, रेणु देवी, सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, अनिल शर्मा, निवेदिता सिंह और फिर निक्की हेम्ब्रम जैसे नेता भी शामिल है। वहीं पर दिल्ली में पिछले 10 साल से सांसद और फिर भोजपुरी अभिनेता मनोज तिवारी भी बिहार के स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल है। जब बिहार में मध्य प्रदेश के गृह मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी स्टार प्रचारक बने हैं। दोस्तों, सियासी गलियारों से एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि तेजस्वी यादव ने मंगलवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की है और कहा है कि बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन को लेकर के सहमति बन गई है और जल्द ही सीट बंटवारे का ऐलान भी कर दिया जाएगा। यह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक के आवास पर बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने भी ये कहा है कि इस बात को लेकर के सहमति बन चुकी है कि बिहार में आरजेडी, कांग्रेस और फिर वाम दल मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। इस बैठक में मुकुल वासनिक के अलावा पार्टी के प्रदेश प्रभारी मोहन प्रकाश और फिर कुछ अन्य नेता शामिल थे। जब बैठक के बाद यादव ने संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस राजद गठबंधन सबसे पुराना गठबंधन है, जहां हम हर परिस्थिति में साथ रहे और फिर साथ मिलकर के चुनाव भी लड़े हैं, जहां हमारे बीच कोई भी दरार पैदा नहीं हुई है। उनका कहना था कि हमारा सामूहिक एजेंडा भाजपा को रोकना है। मैं कह सकता हूं कि बिहार चौंकाने वाला परिणाम देगा और हमारे पास इसके लिए एक रणनीति है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द सीट बंटवारे को लेकर के पटना में ऐलान कर दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से उस वक्त मुलाकात की जब पिछले कुछ दिनों से बिहार में कांग्रेस और फिर राजद के बीच सीट बंटवारे को लेकर के रिश्ते तल्ख होने की खबरें आ रही थी। दोस्तों, अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं, जॉब की तलाश कर रहे हैं, तो अगर आप 12वीं पास हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। जी हाँ, आपको बता दें कि 12वीं पास अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खबर है। इंटरमीडिएट पास युवाओं के लिए केंद्र सरकार की कंपनी में नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। केंद्र सरकार के उपक्रम नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसे NLC इंडिया लिमिटेड भी कहते हैं, ये भारत सरकार की नवरत्न कंपनी है। ये लिग्नाइट का खनन करती है। ये लिग्नाइट कोयले की सबसे बड़ी खदान है तथा तमिलनाडु में है। नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अलग अलग पदों पर भर्ती निकाली है, जिसमें इंडस्ट्रियल वर्कर्स, कलर्शियल असिस्टेंट और फिर जूनियर इंजीनियर के पद शामिल है। यहाँ कुल 34 भर्तियां निकली है। इसमें जूनियर इंजीनियर की 8 पद, कलर्शियल असिस्टेंट के 17 पद, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के 9 पद शामिल है। जहाँ इन पदों पर आवेदन 25 मार्च 2024 से शुरू कर दिए गए हैं, जो कि 24 अप्रैल 2024 तक चलेंगे। यह नवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में जूनियर इंजीनियर के पदों पर अप्लाई करने के लिए अभ्यर्थियों के पास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसी तरह कलर्शियल असिस्टेंट के लिए उम्मीदवारों के पास कोई भी डिग्री होनी चाहिए। जहाँ पर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए IIT के साथ 12वीं पास होनी चाहिए। खास बात यह है कि इन पदों पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों की उम्र 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि आरक्षित वर्ग के लिए नियमानुसार छूट का प्रावधान दिया गया है। तो नवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में जूनियर इंजीनियर्स की शुरुआती सैलरी 38,000 रुपए निर्धारित की गई है। वहीं पर इंडस्ट्रियल वर्कर्स कलर्शियल असिस्टेंट पर चयनित होने वाले उम्मीदवार को 30,000 रुपए सैलरी मिलेगी। दोस्तों, रील के चक्कर में अजीब और गरीब हरकतों से लोग बाज नहीं आ रहे हैं। दिल्ली मेट्रो में कुछ दिन पहले ही 2 लड़कियों के होली सेलिब्रेशन का वीडियो वायरल हुआ था। अब एक और वीडियो सामने आया है जिसमें एक चलती हुई स्कूटी पर खड़ी होकर के लड़की अपने दोस्त को रंग लगाते हुए दिख रही है। इतने में लड़की का संतुलन बिगड़ता है और फिर वह औंधे मुंह सड़क पर गिर जाती है। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक लड़की चलती हुई स्कूटी पर खड़े होकर के अपने हाथ हवा में फैलाते हुए स्टंट कर रही है। स्कूटी को एक शख्स चला रहा है। जैसे ही वह शख्स स्कूटी को ब्रेक मारता है तो फिर लड़की आगे जाकर के मुंह के बल स्कूटी से गिर जाती है। होली पर ऐसे कई वीडियो सामने आ रहे हैं जहां लोग शराब के नशे में भी स्टंट करते हुए खुद को चोट पहुंचाने ही रहे हैं और साथ ही साथ आसपास चल रहे लोगों को भी अपनी चपेट में ले रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो आग की तरह वायरल हो रहा है। जब वीडियो को अब तक 3,59,000 से ज्यादा बार देखा जा चुका है, तो फिर वहीं पर करीब 10,000 लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है। लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। जहाँ एक यूजर ने लिखा है कि पापा की पड़ी गिर गई। एक यूजर ने लिखा है कि कहां से आते हैं ये पागल लोग। तो वहीं पर एक यूजर ने लिखा कि दीदी को स्वाद आ गया। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर के राजद और कांग्रेस के बीच का गठबंधन टूटने के कगार पर पहुंच गया था, लेकिन बात अब पटरी पर आ गई है। यानी कि दोनों दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर के करीब सहमति बन चुकी है। बस आज बैठक में इसका ऐलान होना है। सूत्रों के मुताबिक राजद नेता तेजस्वी यादव और फिर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपालन की बैठक के बाद राजद कांग्रेस के 9 सीटें देने को तैयार है, लेकिन वे कौन सी सीटें होगी इस पर अंतिम फैसला 1 से 2 दिनों में हो जाएगा। फिलहाल आरजेडी को कटिहार सीट देने को तैयार है।
कांग्रेस निखिल कुमार के लिए औरंगाबाद सीट जबकि पप्पू यादव के लिए पूर्णिया सीट की मांग कर रही है। इस पर तेजस्वी यादव ने अभी तक सहमति नहीं दी है। जब पटना की बैठक में इस पर फैसला होगा। वहीं पर कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक अजीत शर्मा भागलपुर से अपनी फिल्म अभिनेत्री बेटी नेहा शर्मा के लिए सीट मांग रहे हैं। इस पर आरजेडी विचार कर सकती है। वहीं पर कांग्रेस बेगूसराय सीट कन्हैया कुमार के लिए मांग रही है, लेकिन कन्हैया पिछली बार लेफ्ट से लड़े थे, इसलिए लालू ने इस सीट को लेफ्ट को देने का मन बनाया। इस पर वे अड़े हैं। उधर मीरा कुमार के लिए लालू सासाराम छोड़ने को तैयार है, लेकिन मीरा कुमार के बेटे एससी नहीं है। जहाँ पिता की ओबीसी होने के चलते हुए काराकाट सीट बेटे के लिए चाहती है। लालू इसके लिए तैयार नहीं है। लोकसभा चुनाव को लेकर के सीट बंटवारे को लेकर के बिहार में हलचल तेज है। बिहार में इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस आरजेडी की सीट शेयरिंग तय हो गई है। जब मिल रही जानकारी के मुताबिक कांग्रेस को 8 सीटों पर सहमति बनी है। हालांकि अभी एक और सीट पर चर्चा जारी है। आपको बता दूं कि कांग्रेस के खाते में यानी कि कांग्रेस कोटे में आने वाली सीटें हैं कटिहार, किशनगंज, भागलपुर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, बेतिया, पटना साहिब, सासाराम। ये सीटें कांग्रेस के खाते में गई है। शिवहर या महाराजगंज में कोई एक कांग्रेस को मिल सकती है। आपको बता दूं कि काफी दिनों से महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर के गहमागहमी चल रही थी। अब ऐसा लगता है कि मानो पूरा मामला सुलझ गया हो और दोनों दल लोकसभा चुनाव की तैयारी में लग गए हैं। जब आपको बता दूं कि कांग्रेस 11 से 12 सीटों की मांग कर रहे थे, लेकिन आरजेडी उन्हें 6 सीटें देने के मोड में थे। यह दोनों के बीच बातचीत हुई, कई दौर की बैठक चली। उसके बाद फैसला हुआ है कि 8 सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी, बाकी सीट आरजेडी और वाम दल के खाते में जाएगी। दोस्तों, सोशल मीडिया पर कई बार ऐसे वीडियो सामने आ जाते हैं जिसे देखने के बाद चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। ऐसे वीडियो लोगों का दिल जीत लेने में कामयाब होते हैं। जहाँ इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में होली के दिन तपती धूप में ड्यूटी कर रहे पुलिस वालों को 2 मुसलमान लड़के पानी बांट रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो लखनऊ का है। जब सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। वही कई इंटरनेट यूजर्स ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। जब वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि तपती धूप में पुलिस वाले ड्यूटी पर तैनात है। तभी 2 मुस्लिम लड़के पानी की बोतल लेकर के बाइक से आते हैं और पुलिस वालों को देते हैं। वहीं पर पुलिस वाले के पानी लेने के बाद ये आगे चले जाते हैं। इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया गया है, जिसे अब 10,000 से ज्यादा लोगों ने देख चुका है अब तक। वहीं पर कई यूजर्स ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। दोस्तों, बिहार में शराबबंदी है, ये तो आपको पता है। यहाँ पर शराब बेचना, पीना, पिलाना मना है। इसके बाद भी कुछ लोग छिपते छुपाते हुए शराब की तस्करी करते हुए पकड़े जाते हैं। बिहार में शराब की तस्करी के ऐसे ऐसे जुगाड़ लगाए जाते हैं जिन्हें देख करके कई बार हैरानी भी होती है। और लोग भी यही सोचते हैं कि आखिर लोगों के इतने क्रिएटिविटी कैसे हो जाते हैं। आपको बता दूं कि बिहार पुलिस अपने चतुराई और फिर चाक चौबंद व्यवस्था से इन तस्करों पर लगाम भी लगाने में जुटी रहती है। अभी तक कई शराब तस्करों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस होली भी शराब की तस्करी के कई तरीके सामने आए हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर सीवान की एक शराब तस्कर का वीडियो शेयर किया गया है। ये तस्कर फेरी वाले का रूप धारण करके शराब बेचता था। शख्स अपने साइकिल पर कपड़े बेचने निकलता है। जैसे ही वह किसी मोहल्ले में आता था तो उसके पास मर्दों की भीड़ लग जाती थी। लेकिन फेरी वाले लेडीज कपड़े बेचते थे, लेकिन वहां पर लाइन में लगते थे जेंट्स। जब पुलिस को किसी ने इस फेरी वाले की जानकारी दी तो फिर वहां चेकिंग के दौरान पुलिस के सामने शराब तस्कर का खुलासा हुआ। यह तस्कर फेरी वाला बनकर के शराब बेचता था। उसने अपनी साइकिल पर कपड़े बेचने वाला बॉक्स बनाया हुआ था। जब तस्कर मोहल्ले में कपड़े बेचने के नाम पर जाता था, लेकिन उसके आते ही सिर्फ मोहल्ले के नशेरी उसके पास आ जाते थे। कई बार ऐसा होता देख करके मोहल्ले की एक महिला ने पुलिस को इसकी सूचना दे दी, शिकायत कर दी। जब पुलिस ने शिकायत के आधार पर उसकी साइकिल की चेकिंग की तो फिर कपड़े के बीच में उन्हें शराब से भरा हुआ एक कार्टून मिला। जब शख्स ने कपड़े के बीच में कई लीटर शराब रखा हुआ था। वह कपड़े बेचने के लिए जाता था, लेकिन उसका असली काम होता था शराब बेचना। मोहल्ले में कई शराबियों को इसकी जानकारी थी। इस वजह से जैसे ही ये फेरी वाला आता था, सभी उसके आसपास भीड़ लगा देते थे। जब पुलिस ने शराब का बॉक्स जब्त कर लिया है और तस्कर को भी जेल भेज दिया है। दोस्तों, जदयू से आरजेडी में आने और फिर पूर्णिया सीट का सिंबल मिलने के बाद बीमा भारती पहली बार पूर्णिया पहुंची। जब पूर्णिया में राजद कार्यकर्ताओं ने उनका जबरदस्त स्वागत किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए बीमा भारती ने कहा कि पूर्णिया से इंडिया गठबंधन का उन्हें आशीर्वाद मिला और वे चुनाव लड़ रही है। उन्होंने आरजेडी उम्मीदवार के तौर पर पूर्णिया से नामांकन करने की तारीख भी बता दी है। आपको बता दूं कि बीमा भारती का ये बयान पप्पू यादव के लिए बहुत बड़ा झटका है। जहाँ राजद प्रत्याशी बीमा भारती ने एक चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि वे 3 अप्रैल को नामांकन करेगी। पप्पू यादव की बात पूछे जाने पर
पर उन्होंने कहा कि पप्पू यादव भी उन्हें वो सहयोग करेंगे क्योंकि महागठबंधन का आशीर्वाद उन्हें मिल चुका है और ये सर्वमान्य निर्णय है, जहाँ उन्हें उम्मीद है कि पप्पू यादव का भी उन्हें सहयोग मिलेगा। उन्होंने कहा कि वे पप्पू यादव का सम्मान करते हैं। पप्पू यादव के भी पूर्णिया से चुनाव लड़ने के दावे पर बीमा भारती ने कहा कि वे मेरे गार्जियन हैं और उम्मीद है कि वे मेरे साथ रहेंगे, मुझे सहयोग करेंगे। बीमा भारती ने कहा कि उन्हें किसी से कोई भी चुनौती नहीं है। दोस्तों, बिहार में एनडीए ने लोकसभा चुनाव को लेकर के 8 सांसदों का यानी कि 8 मौजूदा सांसदों को बेटिकट कर दिया है। जी हां, वहीं पर 4 नए प्रत्याशी पर दाव लगाया है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के एनडीए के प्रमुख घटक दल भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी 17 उम्मीदवार और फिर जनता दल यूनाइटेड यानी कि जदयू ने अपने सभी 16 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। जब भाजपा ने इस बार के चुनाव में 4 सांसदों का टिकट काट दिया है। भाजपा ने बक्सर से केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे, मुजफ्फरपुर से पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय जय नारायण प्रसाद निषाद के पुत्र अजय निषाद, सासाराम से छेदी पासवान और फिर शिवहर से रमा देवी को बेटिकट कर दिया है। एनडीए में सीटों के तालमेल के तहत इस बार के चुनाव में भाजपा की जीती हुई शिवहर सीट जदयू को दे दी गई है। जब भाजपा ने बक्सर से गोपालगंज के बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी और सासाराम सीट से भोजपुर के पूर्व विधायक शिवेश राम को चुनावी मैदान में उतारा है। जन स्वराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि परिवारवाद देश और फिर बिहार में कोर के तौर पर लोकतंत्र को खोखला कर रहा है। परिवारवाद आज की परेशानी नहीं है। अगर समाज को याद होगा तो फिर 1975 में जयप्रकाश नारायण का जो आंदोलन था उसमें परिवारवाद सबसे बड़ा मुद्दा था। आज उससे कोई पार्टी अछूता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आरजेडी में हो रहा है या फिर कांग्रेस में हो रहा है। आप भाजपा को देख लीजिए, मौजूदा उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी, उनके पिताजी कांग्रेस में विधायक मंत्री थे। उसके बाद लालू प्रसाद यादव का दौर आया तो फिर उसमें विधायक मंत्री बने। नीतीश कुमार का दौर आया तो उसमें विधायक मंत्री बने। मांझी जी का दौर आया तो उसमें विधायक मंत्री बने। आज भाजपा को अपना नेतृत्व बनाना है तो फिर उसी परिवार की कड़ी से बैठा करके किसी को उन्होंने बना दिया है। बिहार में पिछले 30 साल में जितने लोग यहाँ एमपी एमएलए बने हैं, चाहे जिस दल के बने हो, सबकी सूची अगर आप बनाइएगा तो फिर आपको पता चल जाएगा कि 1250 परिवार के लोग ही एमपी एमएलए बने हैं। परिवारवाद का ये असर है। जहाँ आप पार्टी से इसे मत देखिए, जो जिस पार्टी का दौर होता है उसी परिवार के लोग उसमें घुस जाते हैं। मुकेश सहनी को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दूं कि मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी 30 सीटों पर किस्मत आजमा सकते हैं लोकसभा चुनाव में। मुकेश सहनी खुद को सन ऑफ मल्ला बताते हैं। वे बिहार के निषाद जाति के लिए आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। वे लगातार निषादों को मध्य में रख करके, बीच में रख करके बिहार में अपनी पार्टी को पहचान दिलाने के लिए प्रयासरत है, लेकिन अंतिम समय में सहयोगी उन्हें झटका दे जाते हैं। अब एक बार फिर से मुकेश सहनी आरजेडी की सहयोग से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। आपको बता दूं कि पार्टी आरजेडी से उन्हें 30 सीटें देने के मोड में है। सियासी गलियारों में ऐसी अटकलें और चर्चा है कि उनकी मांगे मान ली गई है। सहनी की पार्टी किन किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी ये अब तक तय नहीं हुआ है। संभावना है कि शुक्रवार तक ये तय हो जाएगा और फिर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव स्वयं ऐलान करेंगे कि मुकेश सहनी की पार्टी बिहार में 3 कौन सी लोकसभा सीटों पर चुनावी मैदान में उतरेगी। एक सीट पर मुकेश सहनी खुद चुनाव लड़ सकते हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में किस्मत आजमाने का मुकेश सहनी का ये दूसरा मौका होगा। जब इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में मुकेश सहनी ने महागठबंधन में रहते हुए 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था और तीनों में करारी हार मिली थी। जी आपको बता दूं कि मुकेश सहनी 2019 के लोकसभा चुनाव खगड़िया, मधुबनी और मुजफ्फरपुर सीट से लड़ी थी, लेकिन मुकेश सहनी की पार्टी का जादू किसी भी सीट पर नहीं चल पड़ा। अगर आप भी हाईवे में सफर करते हैं और टोल प्लाजा में जाकर के टोल देते हैं, टैक्स देते हैं, टोल टैक्स, बड़ी खबर यह है कि अब सैटेलाइट के माध्यम से टोल टैक्स वसूला जाएगा। जी हाँ, इस सिस्टम पर अभी नितिन गडकरी काम कर रहे हैं। आपको बता दूं कि इस नए सिस्टम से हाईवे पर सफर करने वालों को फायदा होगा, क्योंकि उन्हें उतने ही पैसे देने पड़ेंगे जितने किलोमीटर की वो यात्रा करेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में उपचार एजेंसी एनआई से बात करते हुए कहा कि अब हम टोल खत्म कर रहे हैं और सैटेलाइट आधारित टोल संग्रह प्रणाली लागू करेंगे, जहां आपके बैंक खाते से सीधे पैसा कट जाएगा और फिर आप जितनी सड़क तय करेंगे उसी के अनुसार शुल्क लिया जाएगा। जैसे समय और फिर पैसे दोनों की बचत होगी। जब पहले मुंबई से पुणे जाने में 9 घंटे लगते थे, अब ये घट करके 2 घंटे हो गया है। तो ऐसे में अगर आप भी ज्यादातर हाईवे में सफर करते हैं और टोल टैक्स देते हैं तो आपके लिए थोड़ी सी अच्छी खबर है। दोस्तों, शिक्षकों को होली पर छुट्टी नहीं देने का मामला अब भी थमा नहीं है। होली तो खत्म हो गई है, लेकिन मामला भी और ज्यादा बिगड़ता जा रहा है। अब इसी को लेकर के जेडीयू के प्रवक्ता एमएलसी नीरज कुमार ने ए.के. पाठक के फरमान पर कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति बिहार में प्रभावी नहीं है। बिहार में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रभावी है। विद्यालय के समय सारणी सदन में की गई घोषणा, उनका अनुपालन के पाठक नहीं कर रहे हैं। ये चिंता का विषय है। जैसे साथ ही होली और फिर रमजान जैसे महत्वपूर्ण पर्व पर आप ट्रेनिंग का प्रोग्राम रख रहे हैं या प्रशिक्षण व्यवस्था, ये कतई सही नहीं है। प्रशिक्षण आवश्यक है, लेकिन होली और
रमजान को भी ध्यान में रखना चाहिए। जब शिक्षकों की बहाली में मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है, कितनी बड़ी परेशानी उसको विद्यालय जाने में हुई है। नीरज कुमार ने मांग की है कि होली के दौरान शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की उपस्थिति की गारंटी तो कराया, लेकिन कितने छात्र छात्रा की उपस्थिति हुई है इसकी सूची भी सार्वजनिक होनी चाहिए। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने एक ऐसी दवा बनाई है जिसे खाने के बाद कसरत करने की जरूरत नहीं है। ये गोली को खाने के बाद शरीर में वही बदलाव देखने को मिल रहे हैं जो एक्सरसाइज करने के बाद दिखता है। फिलहाल इसका परीक्षण चूहों पर किया जा रहा है। यहाँ वैज्ञानिकों को काफी सफलता भी मिली है। स्लो PP 332 दवा नाम की ये गोली उन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकती है जिनके पास जिम जाने के लिए समय नहीं है या फिर जो व्यायाम करना नहीं चाहते हैं। ये दवा का नाम SLU-PP-332 है और अभी तक इसका परीक्षण चूहों में की कोशिकाओं पर ही किया गया है। वाशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के वैज्ञानिकों के मुताबिक ये दवा मांसपेशियों की कोशिकाओं को मजबूत बनाने और फिर उनका विकास करने में मदद करती है। साथ ही ये व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज जैसा प्रदर्शन भी बढ़ा सकती है। या इस दवा से और भी फायदा हो सकता है। यह दवा उन लोगों के लिए भी कारगर हो सकती है जिनको मांसपेशियों में कमजोरी की समस्या है या फिर दिल की बीमारी या फिर दिमाग से जुड़ी हुई बीमारियां हैं। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि व्यायाम का कोई विकल्प नहीं है क्योंकि व्यायाम सेहत के लिए हर तरह से फायदेमंद होता है, लेकिन ये दवा उन लोगों के लिए मददगार हो सकती है जो किसी कारणवश व्यायाम नहीं कर पाते हैं। इस दवा की एक खासियत ये भी है कि ये कुछ दवाओं के नुकसान को भी कम कर सकती है। मोटापा कम करने वाली कुछ दवाएं चर्बी के साथ साथ मांसपेशियां भी कम कर देती है, लेकिन ये नई दवा ऐसी दवा के इस दुष्प्रभाव को रोक सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बिहार में अपना जलवा दिखाएंगे। लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने इन्हें बिहार के स्टार प्रचारकों में शामिल किया है। जब मध्य प्रदेश की तरह ही पार्टी ने बिहार के लिए 40 नामों की सूची जारी की है। आपको बता दें कि बिहार के स्टार प्रचारकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विनोद तावड़े, विजय कुमार सिन्हा, अश्विनी कुमार चौधरी, दीपक प्रकाश, सुशील कुमार मोदी, नागेंद्र नाथ त्रिपाठी, संजय जायसवाल सहित 40 वरिष्ठ नेता शामिल है। आपको बता दूं कि बिहार में प्रथम चरण में 19 अप्रैल को औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई में मतदान होंगे। वहीं पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका में मतदान होंगे। तीसरे चरण में 7 मई को झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और अररिया में वोटिंग होगी। चौथे चरण में 13 मई को दरभंगा, उज्जैरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर में वोटिंग होगी। पांचवें चरण में 20 मई को सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर में मतदान होगा। छठे चरण में 25 मई को वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सीवान और महाराजगंज में वोटिंग होगी। 7वें चरण में 1 मई को नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट और जहानाबाद में वोटिंग होगी। दोस्तों, बिहार में शिक्षा व्यवस्था की हालात कैसी है ये आप किसी से छुपी हुई नहीं है। आप में से आप बखूबी जानते हैं। इसको कैसे सुधारा जाएगा, तरह तरह के लोग अलग अलग बयान देते आते हैं। इस व्यवस्था को कैसे सुधारी जाएगी इसको लेकर के कई तरह के लोग कई तरह का सुझाव भी दे चुके हैं। वहीं पर अब जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने बता दिया है कि आखिर बिहार में शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधारा जाएगा। आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार के अलग अलग गाँव और फिर शहरों में जाकर के लोगों को संबोधित कर रहे हैं। हर जगह वे अलग अलग तरह के मुद्दे उठा रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का प्लान बताया है। प्रशांत किशोर ने 3 ऐसे प्लान बताए हैं जिनमें प्रखंड स्तर पर फोकस किया गया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर 40,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन शिक्षा का स्तर एकदम से नीचे ही पहुंचता जा रहा है। प्रशांत किशोर ने कहा कि मेरा मानना है कि इस 40,000 करोड़ में से 15,000 करोड़ हटा करके नई शिक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में लगाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि नेतरहाट का नाम सुना होगा, वह सरकारी विद्यालय था जब बिहार और फिर झारखंड एक था। प्रशांत किशोर ने कहा कि नेतरहाट जैसा स्कूल यदि आपको हर प्रखंड में बनाना है तो फिर करीब 1500 करोड़ रुपए हर साल खर्च करने पड़ेगा। प्रशांत किशोर ने कहा है कि हम लोगों की सोच है कि हर प्रखंड में हर साल एक विश्व स्तरीय विद्यालय बनाया जाए। 5 साल में अगर आप हर प्रखंड में 5 स्कूल बना देंगे तो हम लोग जियो मैपिंग करवा रहे हैं, तो फिर ये दिख रहा है कि यदि 5 विद्यालय ठीक जगह पर बना दिए जाए तो फिर हर विद्यार्थी को 30 मिनट से कम समय में स्कूल पहुंचाया जा सकता है। यानी कि हम लोगों की सोच है कि विद्यालय को बच्चों तक ले जाने के बजाय बच्चों को अच्छे स्कूल में ले जाया जाए। प्रशांत किशोर ने कहा है कि अगर एक साल हर प्रखंड में एक नेतरहाट जैसा विद्यालय बना रहे हैं तो फिर 10 साल में 10 ऐसे विद्यालय बन जाएंगे। फिर सोचिए अगर हर प्रखंड में 10 नेतरहाट जैसे स्कूल बन जाएं तो फिर शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी।
क्या बिहार पुलिस रेप केस को मैनेज करता है? जी हाँ, ये मानव अधिकार ने इसको लेकर के एक नाबालिग से यौन शोषण उत्पीड़न के मामले में नीतीश सरकार और डीजीपी को नोटिस भेजा है। इस मामले में दरभंगा में 13 साल की दुष्कर्म पीड़िता की मौत के बाद ग्राम पंचायत ने 1.5 लाख रुपए देकर के कैसे केस को मैनेज करवाने का प्रयास किया गया था। ये मामला राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पास पहुंच गया था, जब पुलिस ने अभी तक इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया है और फिर जांच भी नहीं हो सकी है। आपको बता दूं कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न के मामले में पुलिस एक्शन में हुई कथित देरी की रिपोर्ट पर नीतीश सरकार और फिर बिहार के पुलिस प्रमुख को नोटिस भेजा है। आयोग द्वारा मंगलवार को एक बयान में यह कहा गया है कि सरकार और फिर डीजीपी को 6 सप्ताह के भीतर विस्तृत से रिपोर्ट देनी होगी। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी कि NHRC ने मीडिया रिपोर्ट्स पर इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है और उसके बाद इस तरीके का कदम उठाया है। आपको बता दूं कि मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि बिहार के दरभंगा जिले में 13 साल की नाबालिग रेप पीड़िता की मौत के बाद ग्राम पंचायत ने 1.5 लाख रुपए लेकर के केस को मैनेज करवाने की कोशिश की है, जब पुलिस ने अभी तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की है और फिर जांच तक नहीं की गई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पैनल ने बयान में कहा कि कथित तौर पर ये राशि लेने के बाद पीड़िता के परिवार ने उसे ये कहते हुए आरोपी के घर भेज दिया कि कोई भी उससे शादी नहीं करेगा। दोस्तों, महागठबंधन में सीटों को लेकर के चल रही कवायद और फिर पेंच के बीच आरजेडी ने दावा किया है कि महागठबंधन 35 से अधिक सीटों पर चुनाव जीतेगा। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने बुधवार को बयान जारी करके कहा कि लोग महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर के तरह तरह के ख्याली पुलाव बना रहे हैं, लेकिन वे भूल रहे हैं कि ये बिहार है, यहाँ झूठे वादे नहीं चलते, काम बोलता है। शक्ति सिंह यादव ने कहा कि आज बिहार में एनडीए की सरकार में चारों ओर अराजकता का माहौल है। जनता बढ़ते अपराध और फिर महंगाई से जनता त्राहिमाम कर रही है। मगर सरकार का ध्यान इस पर नहीं है, लोग ख्याली पुलाव बनाने में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग ये सपना देख रहे हैं कि महागठबंधन टूट जाएगा, वे अंधेरे में है। जब बिहार में महागठबंधन में एक दरार नहीं आने वाला है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने दावा किया है कि बिहार का महागठबंधन इस चुनाव चौंकाने वाला परिणाम देगा और हम सहयोगी दल के साथ मिलकर के 35 से अधिक सीटों पर जीत हासिल करेंगे। दोस्तों, जिस उम्र में बच्चे पढ़ते लिखते हैं, उस उम्र में मात्र 13 साल के बच्चे ने बड़ा कारनामा करके दिखा दिया है। जहां बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के कटरा प्रखंड के अम्मा गांव का रहने वाला सूर्यांश कुमार 1 साल के अंदर 56 ऑनलाइन कंपनियों का मालिक बन चुका है। जहां चौंकाने वाली बात तो यह है कि उसने 9वीं क्लास में अपनी पहली कंपनी खोली। जहां आज सूर्यांश 56 कंपनियों के मालिक हैं, CEO हैं। आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले तक दिल्ली के भारत मंडपम में स्टार्टअप महाकुंभ आयोजन किया गया था। इसमें देश भर के स्टार्टअप से जुड़े हुए युवा आए थे, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन किया था। सूर्यांश का कहना है कि जब वो ऑनलाइन चीज़ों को सर्च कर रहा था तो फिर उसे अपनी ऑनलाइन कंपनी खोलने का आइडिया आया। आइडिया को उसने अपने पिता संतोष कुमार को बताया। पिता ने आइडिया को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के रूप में दिखाने के लिए कहा। सूर्यांश ने बताया है कि उसने अपनी पहली कंपनी ई-कॉमर्स की शुरुआत की, जिसे खोलने का उद्देश्य किसी भी सामान को 30 मिनट के अंदर लोगों के घर तक पहुंचाने का है। इसके साथ साथ उसकी एक और कंपनी जो कि शादी कीजिए.com है, वह लोगों की जोड़ियां बनाने में मदद कर रही है। सूर्यांश ने एक इंटरव्यू में बताया है कि वह VIP पास के साथ स्टार्टअप महाकुंभ में गया था, जहां उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन मिला। जब उसने कहा कि खास तौर पर स्टार्टअप को लेकर कि केंद्र सरकार का आयोजन काबिल तारीफ है। महाकुंभ में 100 से ज़्यादा स्टार्टअप कंपनियों के CEO आए हुए थे। इसके अलावा आखिरी दिन सूर्यांश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फी भी ली। सूर्यांश ने बताया है कि उसकी सफलता में माता पिता का बड़ा योगदान है। सूर्यांश ने बताया है कि PM मोदी ने स्टार्टअप महाकुंभ की तरफ से लगाए गए प्रोडक्ट्स और फिर इनोवेशन की प्रदर्शनी को भी देखा। उन्होंने कहा है कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप मार्केट है, जिसे देश के युवा लीड कर रहे हैं। आज़ादी के 100वें साल में भारत को विकसित बनाने में यही स्टार्टअप अहम भूमिका निभाएंगे। इसके साथ साथ PM मोदी ने युवाओं को AI तकनीक से जुड़े हुए नए ग्रुप में जाने की सलाह भी दी है। दोस्तों, महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के दिल्ली में आरजेडी और कांग्रेस के बीच बैठक हुई, लेकिन इसका नतीजा कुछ भी नहीं निकला है। कांग्रेस बिहार में 10 सीट मांग रही है, जबकि आरजेडी 8 सीट देना चाह रही है। इसी को लेकर के दोनों दलों के बीच बात नहीं बन पाई है। इसे लेकर के बीजेपी लगातार हमलावर हो गया है। जब बीजेपी का कहना है कि ये महागठबंधन को तय करना है कि कब घोषणा करे कब ना करे, सब लड़े, क्या फर्क पड़ता है। लोकसभा चुनाव से पहले ही प्रचार प्रसार के लिए बीजेपी ने बिहार में अपना 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, जहां आज अंतिम दौर का नॉमिनेशन है, जिसके बाद चुनाव प्रचार का अभियान शुरू होगा। इस पर बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अभी 7 बार स्टार प्रचारकों की सूची जारी की जाएगी।
उन्होंने कहा कि बिहार भारत का अंग है, जहां भारत में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है उसकी चर्चा सभी प्रदेशों में करेंगे। जहां महागठबंधन में अभी तक सीटों की घोषणा नहीं होने पर सम्राट चौधरी ने कहा कि ये महागठबंधन को तय करना है कि कब घोषणा करे कब ना करे, सब लड़े फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों आज का न्यूज़ बस ये था। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।